एनुअल सैलरी 16 लाख टैक्स जीरो, एनुअल सैलरी 12 लाख टैक्स जीरो, एनुअल सैलरी 15 लाख टैक्स जीरो। ऐसे कई वीडियोस आपने देखे होंगे और आपको लगा होगा ये तो बस एक बकवास है, ये एक क्लिकबेट है, ये बस अपने वीडियोस दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। इतने सारे डिडक्शंस, सारे एग्जेम्पशंस कोई एक बंदा ले, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो टैक्स जीरो की तो बात आती नहीं है जब 15-16 लाख इनकम की अगर हम बात करें तो। और आप कहीं ना कहीं सही भी हैं, हम सब अलग लाइफस्टाइल में रहते हैं, हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस अलग अलग रहता है, तो उसके इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंसान सारे एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस को क्लेम करके अपना टैक्स जीरो कर ले जो 15-16 लाख इन ईयर कमा रहा है। बट एज अ टैक्स पेयर ऑफ इंडिया आपको सारे ऑप्शन जिससे आप टैक्स सेव कर सकते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। अगर कुछ सर्वेस की बात करें तो इंडिया में जो मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट में लोग आते हैं जो कि 30% है, वो अल्टीमेटली एंड अप करते हैं 45 to 47% टैक्स पे करते हुए। 30% तो उनके इनकम पे लगता है, उसके बाद अलग अलग जगह अलग अलग कैटेगरी में 12% 18% का जीएसटी लगता है, उसके ऊपर 2-3% का सरचार्ज पकड़ ले कहीं पर, तो कहीं पर वैट पकड़ ले, कहीं सर्विस चार्ज पकड़ ले। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो जो एक एवरेज नंबर आता है वो 45 to 47% का होता है। तो इसका मतलब अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो आप 47,000 तो एज अ टैक्स ही पे कर रहे हैं। तो ऐसे में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टैक्स सेविंग के सारे ऑप्शन जाने जिससे आप मैक्सिमम टैक्स सेव कर सके, अपनी अर्निंग्स बढ़ा सके और अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके। और आज के वीडियो का हमारा मोटिव यही है। हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हम 16 लाख के इनकम पे जीरो टैक्स करके दिखाएं, हालांकि वो पॉसिबल है। करोड़ों लोग सैलरीड एम्प्लॉयड है इंडिया में और उसमें से कुछ हजार तो ऐसे होंगे जो उस कंडीशन में फॉल करते होंगे, जो कि सारे एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम करते होंगे एंड अल्टीमेटली जीरो टैक्स पे करते होंगे। लेकिन वही बहुत ऐसे भी होंगे जिनको टैक्स प्लानिंग का आइडिया सही से नहीं है और वो अल्टीमेटली हायर टैक्स पे करते होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप हैं और फिनबडी के साथ, और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम सारे अवेलेबल ऑप्शंस को यूज करके, जो कि एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस के फॉर्म में है, कैसे अपना मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं अप टू सर्टेन हायर इनकम, या फिर मिनिमल कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप तक लाता रहूं। अब टैक्स सेवन की जब बात आती है तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि कौन सा रेजिम सेलेक्ट करना चाहिए, ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम। देखिए, अगर हायर इनकम की बात करें तो उस केस में हमारे पास ओल्ड टैक्स रेजिम में काफी एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस के ऑप्शंस हैं जिसका यूज करके हम अपना मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हैं। वहीं पर न्यू टैक्स रेजिम में हमारे पास ज्यादा एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस है नहीं, बट वहां पर टैक्स स्लैब कैटेगरी अलग अलग है एंड 15 लाख के बाद 30% का टैक्स स्लैब स्टार्ट होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो न्यू रेजिम उनके लिए बेटर है जो ज्यादा इन हैंड सैलरी चाहते हैं, जो किसी भी तरीके का हैसल में नहीं पड़ना चाहते हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, तो उस केस में वो न्यू रेजिम का सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर हम मैक्सिमम टैक्स सेविंग की बात करें ऑन हायर इनकम, उसके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम ही बेटर है। अब आपको अपनी इनकम कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन सा टैक्स स्लैब चुनना चाहिए, ओल्ड टैक्स स्लैब या न्यू टैक्स स्लैब, उसके ऊपर डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक कैलकुलेटर भी देने वाला हूं जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप ओल्ड टैक्स स्लैब में ज्यादा टैक्स पे कर रहे होंगे या फिर न्यू टैक्स स्लैब में ज्यादा पे कर रहे होंगे, और उसके बेसिस पर फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप ओल्ड टैक्स स्लैब के साथ जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स स्लैब के साथ जाना चाहते हैं। तो चलिए हम बैक टू आज के कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो इस वीडियो में हम मोस्टली ओल्ड टैक्स रेजिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं, क्योंकि यहीं पर हमें ज्यादा से ज्यादा एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस मिलते हैं जिसका यूज करके हम मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस की। मोस्ट ऑफ द लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। बहुत लोग एग्जेम्पशंस को ही डिडक्शंस मान लेते हैं, कुछ लोग डिडक्शंस को एग्जेम्पशंस कह देते हैं। हालांकि दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अगर हम एग्जेम्पशन की बात करें तो मान के चलिए आपकी एनुअल सीटीसी 15 लाख है, उसमें से अगर हम 5 लाख का एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते हैं तो जो हमारा एक्चुअल सैलरी बनेगी वो 10 लाख की होगी एंड फिर उसके ऊपर हम डिडक्शंस क्लेम करेंगे। उसके बाद जो हमारा इनकम बनेगा वो हमारा नेट टैक्सेबल इनकम बनेगा। मतलब आपकी नेट सैलरी माइनस एग्जेम्पशन इज योर टैक्सेबल इनकम एंड उसके बाद जो हम डिडक्शंस लेंगे दैट विल बी आवर नेट टैक्सेबल इनकम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एग्जेम्पशन के साथ क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, आइए देखते हैं। तो इस वीडियो में एग्जांपल के तौर पे मैं 15 लाख सीटीसी को मानकर चलूंगा और उसी के हिसाब से सारा बात करूंगा। आप अपनी सीटीसी या सैलरी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको सीटीसी ऑफर की जाती है उसमें आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, या कहीं कहीं तो खुद ब खुद बहुत से एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉयर साइड से पीएफ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर 15 लाख आपका सीटीसी है तो उसका बेसिक सैलरी 7.5 लाख होगा, क्योंकि न्यू वेज कोड के अकॉर्डिंग 50% ऑफ द एनुअल सीटीसी आपका बेसिक सैलरी होना ही चाहिए। 7.5 लाख का 12% कैलकुलेट करें तो 90,000 आता है। तो बहुत केस में ऐसा भी हो रहा होगा कि एम्प्लॉयर अपने साइड से आपको पीएफ दे रहा होगा जो कि डायरेक्टली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और अगर ये ऑप्शन नहीं है, आप ये ऑप्शन अपने एम्प्लॉयर से करवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वो अपने एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए सीटीसी में रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। इसके बाद अंडर सेक्शन 10(13)A जो मेजर एग्जेम्पशन आता है वो है एचआरए का। एचआरए यूजुअली 25% ऑफ योर सीटीसी या 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी होता है। तो अगर आप एचआरए को अच्छे से यूज करते हैं तो आप अच्छा खासा अपना सैलरी एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। एक्चुअल एचआरए जो एग्जेम्प्ट होगा उसके लिए आपको ये 3 कंडीशन जानना जरूरी है। आपको जो एचआरए मिला है कंपनी के साइड से, आप जितना रेंट पे कर रहे हो माइनस 10% ऑफ योर बेसिक, या फिर अगर आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो 50%
और अगर नॉन मेट्रो में रह रहे हो तो 40% ऑफ योर बेसिक। इन तीनों में से जो सबसे कम रहेगा वही एचआरए की वैल्यू आपकी एग्जेम्प्टेड होगी। अब इससे जुड़ी कुछ और बातें, जैसे मान के चलिए कि किसी का क्वेरी होता होगा कि उसने होम लोन ले रखा है तो क्या वो एचआरए क्लेम कर सकता है। देखिए, अगर वो सेम सिटी में रह रहा है और सेम घर में रह रहा है जिसका उसने होम लोन भी ले रखा है तो उस केस में वो एचआरए क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो अलग अलग सिटी में रह रहा है, उसने होम लोन किसी और सिटी में ले रखा है और वो किसी और सिटी में रह रहा है अपने काम के कारण, तो उस केस में वो होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन और एचआरए एग्जेम्पशन दोनों का बेनिफिट ले सकता है। या फिर एक थर्ड केस ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो एंड आपका जो मकान है वो पेरेंट्स के नाम पे हो, तो उस केस में आप नोशनल रेंट अपने पेरेंट्स को पे करते हुए अपना एचआरए एग्जेम्पशन ले सकते हैं। और नोशनल रेंट के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आई बटन में उसका लिंक है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जेम्पशन की बात आती है वो है अंडर सेक्शन 1014(2), जिसमें कि अगर आप एक मैरिड पर्सन है और आपका एक बच्चा है तो उस केस में पर चिल्ड्रन 1200 यानी कि मैक्सिमम 2400 जो कि 2 चाइल्ड के लिए अलाउड है, उतना एग्जेम्पशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस का भी एग्जेम्पशन ले सकते हैं जो कि 3600 पर चिल्ड्रन है, यानी कि अगर इसकी भी मैक्सिमम लिमिट काउंट की जाए तो 7200 आएगी। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप एक मैरिड पर्सन है तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए। अब हम साल में कहीं ना कहीं ट्रिप्स तो लगाते ही होंगे, तो उस केस में आप अंडर सेक्शन 10(5) एलटीए का एग्जेम्पशन ले सकते हैं, यानी कि लीव ट्रैवल अलाउंस, जो कि 4 साल के पीरियड में आप 2 बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान के चलिए आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पर घूमने गए और उसका जो भी ट्रैवल का फेयर हुआ इधर बाई फ्लाइट, ट्रेन और रोड, आप उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग और जो आपका एलटीए मिल रहा होगा अपने एम्प्लॉयर के साइड से, उसके बेसिस पर अपना एलटीए एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इसके बाद 2 और एग्जेम्पशंस की बात करें तो वो है अंडर सेक्शन 10(10) जो कि ग्रेचुइटी का है। अगर आप किसी भी कंपनी में 5 साल से ज्यादा या रिटायरमेंट के बाद आपको जो वैल्यू मिलती है उसका भी आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। और लास्टली अंडर सेक्शन 10(10) आप ऑन लिव इनकैशमेंट का भी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सैलरीड पीपल कभी ना कभी कंपनी स्विच करते हैं, या फिर अगर रिटायरमेंट के बाद भी आपकी जो अर्न्ड लीव बची हुई है उसका जो इनकैश वैल्यू आपको मिलता है अपने एम्प्लॉयर के साइड से, उसका भी आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो ये तो बात होगी एग्जेम्पशंस की। अब आते हैं हम डिडक्शंस के ऊपर। देखिए, जब डिडक्शंस की बात आती है तो इसमें फ्लैट 50,000 प्लस 2500 का डिडक्शन तो आपको गवर्नमेंट के साइड से ही मिल जाता है। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 2500 का जो आपने प्रोफेशनल टैक्स पे किया होगा उसका डिडक्शन, यानी कि 52,500 का डिडक्शन आपको गवर्नमेंट के साइड से ही मिल जाता है। अब डिडक्शंस की बात करें तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि सेक्शन 24(b) के अंदर आप मैक्सिमम होम लोन इंटरेस्ट अगर आप 2 लाख तक पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। इसका साथ ही अगर आपका होम लोन फाइनेंशियल ईयर 2016-2017 के बीच में अप्रूव हुआ था तो उस केस में अंडर सेक्शन 80(e) आप एडिशनल 50,000 का अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका भी डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर आपका होम लोन फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर 2022 के बीच में अप्रूव हुआ था तो उस केस में अंडर सेक्शन 80(e)(a) अगर आप 1.5 लाख का एडिशनल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका भी डिडक्शन ले सकते हैं। ध्यान रखिए, 80(e) या 80(e)(a) दोनों में से कोई एक ही डिडक्शन आप ले सकते हैं बेस्ड ऑन कब आपका होम लोन अप्रूव हुआ था। हालांकि अगर 2022 के बाद कोई होम लोन ले रहा है तो उस केस में उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और मैक्सिमम डिडक्शन फॉर होम लोन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24(b) वो 2 लाख तक का ही ले पाएगा। इसके बाद आता है हम सबका फेवरेट सेक्शन 80(c), जिसके अंतर्गत मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन आते हैं, जिसका यूज करके हम डिडक्शंस ले सकते हैं और उन सब की टोटल वैल्यू मिला करके हम मैक्सिमम 1.5 लाख का ही डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे शुरू में हमने बात की थी एम्प्लॉयर साइड से पीएफ कंट्रीब्यूशन की ऑन योर अकाउंट, अब एम्प्लॉय साइड से जो पीएफ जाएगा वो भी इसमें काउंट होगा। ईएलआईसी या फिर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड इसमें आएगा। लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है तो वो भी इसके अंदर आएगा। होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पे कर रहे होंगे उसको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप मैरिड पर्सन है, आपकी कोई फीमेल चाइल्ड है, आपने सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका भी यूज करके आप 80(c) के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी 5 इयर्स के टैक्स सेविंग एफडी में इन्वेस्ट किए होंगे तो उसका भी यूज करके आप सेक्शन 80(c) में डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि इन सबको मिला करके जो मैक्सिमम डिडक्शन आप ले सकते हैं वो 1.5 लाख ही है। इसके बाद आता है एनपीएस हमारा, जो कि अंडर सेक्शन 80(c)(d) के अंदर आता है। तो एनपीएस में इन्वेस्ट करने के 2 ऑप्शन है, या तो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में इन्वेस्ट कर सकता है या फिर आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद से इन्वेस्ट करने जाएंगे तो सेक्शन 80(c) के ऊपर और 50,000 का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80(c)(d)(1)(b). और अगर आप एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करके उसको एनपीएस में इन्वेस्ट करने को बोलते हैं ऑन योर बिहाफ तो अंडर सेक्शन CCD2 मैक्सिमम 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी का इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में कर सकता है एंड फिर उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर एंड आप दोनों एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप दोनों का डिडक्शन साथ में भी क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट करना है उसके लिए ये कोई सजेशन नहीं है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। आप अपने इकोनॉमिक कंडीशन एंड लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहां पर कितना इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको सारे ऑप्शंस मालूम होने चाहिए जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना टैक्स सेव कर सकें। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 80GG। हालांकि मोस्ट ऑफ द सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए इररिलेवेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट सबको एचआरए मिलता ही है। इनकेस अगर किसी को एचआरए नहीं मिलता है फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड तो उस केस में आप अप टू 60,000 80GG के अंदर अपना रेंट पे अगर आप कर रहे हो कहीं पे तो उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन 80D के अंदर
अगर आपने कोई एडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, अगर आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ले रखे हैं तो उसमें 25,000 का मैक्सिमम लिमिट, और अगर आपके पेरेंट्स अगर 60 ईयर्स प्लस है यानी कि सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 तक मैक्सिमम आप डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन 80E, यानी कि अगर आपने अपनी पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया होगा तो उस केस में आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E ले सकते हैं। ध्यान रखिए इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है। इसके बाद मान के चलिए आपका कुछ कैश हमेशा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, हालांकि वो बहुत नॉमिनल रहता है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट पर जो इंटरेस्ट आपको मिले हैं उसका भी आप डिडक्शन अप टू 20,000 का ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80TTA। तो ये वो कुछ मेजर एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस की कैटेगरी थी जिसका यूज करके हम मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हैं। जब आप ITR फिल करने जाएंगे तो इसके अलावा भी आपको कुछ कैटेगरी दिखेगी, लेकिन मैंने उन कैटेगरीज के ऊपर ध्यान दिया है जो कि 99% ऑफ द पीपल के लिए रेलेवेंट होगी या फिर कभी ना कभी लाइफ में उनको यूज होने वाला होगा। तो अब आते हैं आज के एग्जांपल पे जिसमें हमने 15 लाख का एनुअल CTC कंसीडर किया था। अब अगर आप सबसे पहले हम इसमें एम्प्लॉयर साइड का जो PF कंट्रीब्यूशन है उसको हटा देते हैं, यानी 12% ऑफ द बेसिक सैलरी जो कि 7.5 लाख है, तो 90,000 अगर हम इसमें से हटा देते हैं तो 4,10,000 जो आ रहा है वो हमारा ग्रॉस सैलरी हो गया। अब HRA इसमें मिला है 3,75,000 का, तो उसका एग्जाम्पशन सबसे पहले हम इसमें लेंगे। उसके बाद मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय जैसे ट्रैवल करने तो जाते ही होंगे, तो हमने ऑन एन एवरेज 50,000 का LTA के अंदर एग्जाम्पशन कंसीडर कर लिया है। अब इसमें हमने चिल्ड्रन अलाउंस का एग्जाम्पशन कंसीडर नहीं किया है, तो ये दोनों के लिए काम करेगा। अगर आप मैरिड है तो आप उसका भी एग्जाम्पशन ले सकते हैं। तो अब डिडक्शन की बात आती है तो 50,000 प्लस 2,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस प्रोफेशनल टैक्स जो आपने पे किया होगा उसका डिडक्शन। उसके बाद सेक्शन 24B के अंदर होम लोन का इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो तो 2 लाख का डिडक्शन हमने इसमें कंसीडर किया है। उसके बाद 80C का तो यूज ऑलमोस्ट सारे लोग कर लेते हैं, तो 1.5 लाख का डिडक्शन हमें 80C के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो NPS में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप 50,000 एडिशनली अंडर सेक्शन 80CCD के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं, तो उसको हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए जरूरी है, तो अंडर सेक्शन 80D 25,000 का हेल्थ इंश्योरेंस का जो डिडक्शन है वो हमने कंसीडर कर लिया है। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस का वैल्यू 25,000 से कम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 5,000 तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हर साल कराएं, उसको ऐड करके आप मैक्सिमम 25,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं, और ये वैल्यू 50,000 हो जाएगी अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो। लेकिन यहाँ पर हमने इन जनरल 25,000 ही कंसीडर किया है। इसके बाद आपके सेविंग्स अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे पड़े रहते होंगे, तो इन एन ईयर मान के चलिए उस पर कुछ इंटरेस्ट आया होगा, तो इस पे 10,000 का सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आता है उसका डिडक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अब अगर हम टोटल डिडक्शंस एंड एक्सेप्शंस हटाने के बाद अगर हम वैल्यू को देखें तो ये 4,97,500 की आ रही है, तो ये वैल्यू 5 लाख से कम आ गई, जिसका मतलब अगर आप ये सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस लेते हैं तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम होम लोन मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने रियलिस्टिकली रखी है। जो चीजें मोस्ट ऑफ द लोग रख सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका डिडक्शन ले सकते हैं या फिर एग्जाम्पशन ले सकते हैं, उसको मैंने कंसीडर किया है। तो अगर आपने होम लोन नहीं ले रखा है तो उस केस में ऑब्वियसली आप इसे 5 लाख के नीचे नहीं ला पाएंगे और आपको कुछ ना कुछ टैक्स पे करना होगा। रियलिस्टिकली अगर उसका एनुअल CTC 15 लाख का है तो वो एट द एंड 0 टैक्स पे कर सकता है अगर वो अपनी टैक्स प्लानिंग अच्छे से करे तो। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि सबका सिचुएशन अलग अलग होता है, तो अपने सैलरी के अकॉर्डिंग और आपका जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही से प्लान करें, अच्छे से डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस का फायदा उठाएं और मैक्सिमम टैक्स सेव करें। अब इसके बाद अगर किसी ने न्यू टैक्स स्लैब को सिलेक्ट कर रखा होगा, वो चाहता होगा कि उसकी इन हैंड सैलरी ज्यादा है, तो उस केस में क्या क्या एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब के बीच का डिफरेंस इन डिटेल विथ अ कैलकुलेटर जो कि आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि आप अपने डिडक्शंस एग्जेम्पशंस लगाने के बाद आपको किस रेजिम में कितना टैक्स पे करना होगा। इन सब का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं अगली वीडियो में लाने वाला हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।